हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलू इंजीनियर्स में। आज हम देखेंगे बिल्डिंग बायलॉज। क्या होते हैं बिल्डिंग बायलॉज एंड इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन, पर्पस, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टर्मिनोलॉजी, ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट एंड प्रोविजन फॉर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज। जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में भी देखा था कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स उसके आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी, कंफर्ट, इन चीज़ों को फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो वो कब होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। बट बिल्डिंग बायलॉज में क्या होता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड बायलॉज क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है, लीगली, है ना। यहाँ पे लॉ इन्फोर्स हो जाता है। तो जैसे हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं, है ना, कि व्हाट इज़ बायलॉज। तो जैसे कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन की भी एक हिस्ट्री है ना। एंशियंट टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन होता था एंड आज के टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन होता है एंड किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो भी जिस भी टाइप का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, जो पहले होता था या फिर जो अभी हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन होती थी। जैसे कि उसका मोटो क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए उस स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, फिर वहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन की कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं एंड वेदर कंडीशंस क्या है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, फिर इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन ही होते हैं, है ना। मटेरियल क्या होता है, पहले के टाइम पे कुछ मटेरियल यूज़ होता था, स्टोन, लाइम, है ना। और अभी के टाइम पे बहुत सारे नए मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनको हम हमारे स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, रीजन वाइज भी चेंज होते हैं। लाइक इंडिया में कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स या फिर जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम, या फिर जो ट्रेडिशन हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, हो सकता है किसी और स्टेट में या फिर किसी और नेशन में जाके वो थोड़ा डिफरेंट हो स्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब इनकेस ये हम बोल सकते हैं जैसे आइडेंटिफाई करना हो हमें, तो बहुत बार स्ट्रक्चर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है या फिर वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब बायलॉज का क्या इसमें रोल है, तो बायलॉज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पिक्चर्स के थ्रू हम देखें, है ना। जैसे कि एंशियंट में किस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है और अभी के टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन होता है, तीनों इमेज से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट में हम देखते हैं पर्पस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है कि हमें जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, हमें मीन्स जो भी इंजीनियर है, सोसाइटी है, या फिर जो भी फर्म है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर वो चाहे गवर्नमेंट ने ही क्यों ना प्लान किया हो, किसी सिटी के लिए डेवलपमेंट करना है ना, कोई टाउन डेवलप करना है, तो उसको क्या हज़ार्ड से बचाना है। ठीक है, या फिर हैप्पी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि रैंडम डेवलपमेंट विदाउट प्लानिंग, है ना। देन सेकंड पॉइंट कि हमें पब्लिक की सेफ्टी और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल में रखना है। ठीक है, कंट्रोल इन केस यदि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हमारा एक्शन कुछ ऐसा हो कि हम जो पॉल्यूशन है उसमें इंक्रीमेंट भी ना करें। मतलब हमारे एक्शन से जो भी प्रोजेक्ट है उसके थ्रू कहीं भी किसी की सेफ्टी या फिर जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उस पर अफेक्ट ना हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना हमें इंश्योर करना है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि सभी को पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है और जो लैंड अवेलेबल है ना, तो उनका रेशियो बहुत कम है। मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो स्पेस बहुत कम है। तो जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसमें आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं या नहीं, या फिर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर रहे हैं। मीन्स जितना भी स्पेस आपके पास लैंड एरिया अवेलेबल है उसका आपको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, मतलब एक एक कॉर्नर, एक एक पॉइंट का आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है। कोई भी स्पेस ऐसा फॉल स्पेस या खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये बायलॉज में आ गया। देन
हमें क्या करना है, इसके साथ साथ कुछ इसेंशियल चीज़ें जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको आर्टिफिशियल भी क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि आपकी हेल्थ जो है उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कि हमारे पास होता है एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन, ये हम नेचुरल भी ले सकते हैं और आर्टिफिशियल भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे सेफ्टी और कंफर्ट के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल चीज़ें हैं ये, है ना। देन जैसे कि इमेजेस में हम देख रहे हैं, तो डेफिनेशन देखने से पहले हमने ऑब्जेक्टिव पर्पस तो देख लिया, पर्पस से कुछ तो समझ आया होगा। अब डेफिनेशन में जाने से पहले इमेजेस में देखें, है ना। एक स्लम का इमेज दिखा रहा है एंड सेकंड इमेज दिखा रहा है एक डेवलप्ड सिटी का। ठीक है, अब वो स्लम भी किसी सिटी में ही है, बट देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। तो जो स्लम था, स्लम जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, हमें हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट को रोकना है। ठीक है, उससे बचना है। तो जो स्लम है, स्लम में हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट ही हुआ है, मतलब विदाउट प्लानिंग के बस वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे इसेंशियल जो सप्लाई है वो भी नहीं हो पाती, फिर प्रॉपर जो रोड का नेटवर्क है वो भी वहाँ पे प्लान नहीं हो पाता है। ठीक है, स्लम्स में। देन सेकंड में आप देखिए डेवलप्ड सिटी का। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर बायलॉज को फॉलो करते हुए एक सिटी को डेवलप किया गया है, जहाँ पे कि सारी बिल्डिंग्स, सारे रोड नेटवर्क और सारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया गया है। ठीक है, तो दोनों को इमेजेस के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं बायलॉज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, है ना। यदि हम देखें तो जो बायलॉज होते हैं तो लीगल इन्फोर्समेंट होता है ये। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सिटी या किसी भी टाउन या किसी भी, यदि आप कंट्री को भी डेवलप कर रहे हो, है ना, तो हम सिटी से बात करते हैं। तो सिटी को यदि हमें डेवलप करना है तो उस सिटी की जो मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होगी वहाँ पे कुछ उन्होंने लॉ इन्फोर्स करके रखे हैं उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स, सिटी कॉरपोरेशन एंड डेवलपिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, इस टाइप की होती है। तो अब इसका इन लॉज को फॉलो इन्फोर्स करने का काम कौन करता है, उस सिटी की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है ना, वो लोग उसको इन्फोर्स कराते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, अथॉरिटीज़ होती है, वो उसको इन्फोर्स कराते हैं। हमें इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हो, प्रोजेक्ट हम कर रहे हो, तो उसकी जो ड्राइंग्स होती हैं, पूरी डिटेल्स जो होती है ना, तो वो हमें वहाँ पे ले जाके उनकी उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब उनकी बिना परमिशन के हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, जिसमें कि एक तो उसमें हमारी ड्राइंग्स के साथ साथ बहुत बार बजट भी डिस्कस होता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बजट कितना है। ठीक है, तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, ये नॉर्म्स देने का कारण क्या है। ठीक है, तो इस नॉर्म्स में क्या है कि कुछ लीगल टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें कि आर्किटेक्चरल और कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखा गया है, ताकि जिस भी एरिया का आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो प्रॉपर यूनिफॉर्मली हो, है ना, जिससे कि किसी को डिस्कम्फर्ट ना हो। एंड साथ ही साथ क्या किया है कि जो भी हमारे हज़ार्ड्स होते हैं, जैसे फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया, इन इन क्रूशियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो पॉइंट्स हैं, इनसे हम प्रोटेक्ट कर पाएँ कस्टमर्स को, है ना, जो भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ऑक्यूपेंट्स जो होंगे उस स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले, उनको प्रोटेक्ट करना हमें इन चीज़ों से। ठीक है, तो अब क्या होता है, नेचुरल चीज़ें भी होती है, कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मैन मेड भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फायर तो नेचुरली भी कभी फायर हो सकती है या फिर कभी बाय मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बाय मिस्टेक किसी ऑक्यूपेंट के थ्रू ही हो सकती है, बट एटलीस्ट हमें क्या है, हमारा स्ट्रक्चर में जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो उसको रेजिस्ट कर पाए, है ना, कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम में कि वहाँ के जो ऑक्यूपेंट्स है वहाँ से एस्केप हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो वो उसको सस्टेन कर पाए। फिर अर्थक्वेक तो एक नेचुरल हज़ार्ड है, बट ऐसा है ना कि जैसे कि हम देखें कि अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वेव्स को होती है वो ग्राउंड के नीचे होती है। ठीक है, ग्राउंड के नीचे मूव करती है, तो उन वेव्स से क्या होगा, जो फाउंडेशन होगा स्ट्रक्चर का वो अफेक्ट करेगा सबसे पहले। देन उसके कारण पूरी जो बिल्डिंग है उस पर वाइब्रेशन क्रिएट। ठीक है, तो
एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक का जो भी फ्रिक्वेंसी हो उसको फाउंडेशन जो है कुछ टाइम के लिए रेजिस्ट करे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही वेव्स आई और बिल्डिंग बिल्कुल फेल होके ऐसे डिमोलिश हो गई, ऐसा नहीं। एटलीस्ट इतना टाइम मिले कि ऑक्यूपेंट्स वहाँ से भी एस्केप कर पाएँ, ठीक है। मिनिमम जो है हमें सिक्योरिटी इंश्योर करके रखनी है और सेफ्टी भी, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल फेलियर, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए आपने डिज़ाइन किया है उस लोड से ज़्यादा यदि लोड आता है तो भी स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है, तो उसे भी हमें इंश्योर करना है, इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्या करती है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि कुछ प्लान्स जो होते हैं हमें वहाँ से अप्रूव कराने पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या और लिमिटेशंस होती है वो आगे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते रहेंगे, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक ग्रोथ करना है हमें टाउन्स की, है ना, हैप्पीज़ार्ड डेवलपमेंट को रोकना है, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करनी है, स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। जो हमने पर्पस में देखा था उन्हीं पॉइंट्स को हम फिर से एक बार दिखा रहे हैं यहाँ पे। देन जो गाइडलाइंस हैं वो प्लानिंग के लिए प्रॉपर हमें फॉलो करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप बायलॉज को फॉलो नहीं करोगे और आपकी स्ट्रक्चर आप बना भी लोगे, है ना, तो ऐसा नहीं है, उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। जब भी वो नोटिसेबल होगा कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो वो बाद में क्या होगा, उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर सेफ्टी और हमें कंफर्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना है। देन बायलॉज को हमें क्या करना है, प्रॉपर अप्रोच के साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग बायलॉज में कौन सी टर्म्स आती हैं या फिर कौन से नॉर्म्स हैं, तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे उनको लिस्ट आउट करेंगे, उसमें से कुछ को अभी पढ़ेंगे और कुछ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है फ्लोर एरिया रेशियो या फिर ग्राउंड कवरेज, ठीक है। क्या होता है आगे हम देखेंगे। सेकंड होता है बेसमेंट एंड पार्किंग स्पेसेस, है ना, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स में। सेटबैक्स एंड प्रोजेक्शंस, एरियाज एंड इट्स यूजेज, बिल्डिंग हाइट एंड अदर सर्विस स्पेसेस, प्रोविजन फॉर लिफ्ट्स एंड बेसमेंट एरिया, साइट डिज़ाइन एंड सर्विस डिज़ाइन, है ना, सर्विस फैसिलिटी मतलब सीवेज, इलेक्ट्रिक, डिज़ाइन, वाटर etc। देन बिल्डिंग लाइंस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि बिल्डिंग बायलॉज में आती है, ये कुछ नॉर्म्स हैं, है ना। कितने नॉर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास है, टोटल 7 to 8 नॉर्म्स, ठीक है। तो इन नॉर्म्स को हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते टाइम और एग्जीक्यूट करते टाइम भी, ठीक है। सो कुछ टर्म्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स हम जब आगे की और जो बायलॉज के नॉर्म्स हैं उनको देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है हमारे पास अमलगेमेशन, ठीक है। अमलगेमेशन मीन्स यदि हम प्लॉट को कंबाइन करते हैं, है ना, कंबाइनिंग 2 और मोर प्लॉट्स एज अ सिंगल प्लॉट, तो उसे क्या बोलते हैं, अमलगेमेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है एमिनिटीज़। बहुत बार क्या होता है कि इस टाइप की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर आपको कहीं सुनने में आती है, जैसे किसी ने बोला तो एटलीस्ट आपको समझ आना चाहिए कि क्या बोला है, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर से मिलना पड़ेगा, तो हो सकता है उन्हें पता हो ये टर्म्स और आपको ना पता हो, तो सही नहीं है, पता होना चाहिए। देन एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ मतलब जो भी सराउंडिंग में या फिर आपके स्ट्रक्चर में आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हो वो एमिनिटीज़ में आ जाएगा। जैसे कि मीन्स रोड का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ओपन स्पेसेस, पार्क, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स, है ना, गार्डन्स हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लाइटिंग, सीवरेज, ड्रेनेज एंड अदर कन्वीनियंसेस, है ना, ये सारी चीज़ एमिनिटीज़ में आ जाती हैं। देन बाइफर्गेशन, अब जैसे कि अमलगमेशन में हमने क्या देखा था, 2 प्लॉट या 2 से ज़्यादा प्लॉट को आपने कंबाइन करके एज अ सिंगल प्लॉट यूज़ किया है और उस पर प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब बाइफर्गेशन में क्या हुआ, बाइफर्गेशन में आपके पास एक प्लॉट था, दो प्लॉट थे, या फिर एक आपके पास बड़ा सा प्लॉट था, उसको आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मीन्स बाइफर्गेट कर दिया, 2 पार्ट्स में कर दिया, 3 पार्ट्स में कर दिया, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन थर्ड वन, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास बिल्डिंग लाइंस, ठीक है। तो बिल्डिंग लाइंस क्या होती है, जो कि ये रिस्ट्रिक्शन होता है एक, है ना, जो कि हमारे प्लिंथ से होता है ना। मतलब यहाँ पे लॉ ने क्या बोल के रखा है, बिल्डिंग लॉ ने, कि जो लाइन हमारे
एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, एक्सटेंशन हो रहा है, जो स्ट्रीट के सेंटर से इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो इसके बियॉन्ड हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मतलब आपका जो प्लॉट है, प्लॉट की जो बाउंड्रीज़ है, बाउंड्रीज़ के अंदर आपकी एक लाइन होती है जो कि सेंटर से मेज़र होती है, ठीक है। कौन से सेंटर से? जो भी नियरेस्ट में आपका कोई स्ट्रीट या रोड अवेलेबल है ना, तो वहाँ से मेज़र करते हैं उसको। क्या उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब उसकी लिमिट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो उस लाइन के बियॉन्ड हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना ही कोई ओवरहेड प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड में तो आपने उस लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या किसी भी नंबर ऑफ़ फ्लोर पे आप पहुंच गए, फिर वहाँ पे आप प्रोजेक्टेड लाइक गैलरी या फिर ऐसे निकाल देते हो बाहर के साइड पे, है ना, ओवर हैंगिंग स्लैब बना देते हो वहाँ पे, कैंटिलीवर स्लैब बना देते हो, तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। मतलब उस लाइन के बाहर आप प्रोजेक्शन भी नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाला जो एरिया होता है वो अथॉरिटीज़ का हो जाता है। मतलब यदि फ्यूचर में कभी उस स्ट्रीट का या फिर उस रोड का एक्सपांशन होता है तो आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा यदि आपने बिल्डिंग लाइन के अंडर में कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सेटबैक डिस्टेंस। जैसे कि हम फ्रंट साइड में छोड़ेंगे वैसे ही हमें बाकी साइड्स में भी इस तरह की स्पेसेस छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है वो, तो हमें चारों साइड, तीनों साइड बाउंड्री में छोड़नी पड़ेगी और एक साइड जहाँ पे रोड अवेलेबल होगा वहाँ पे भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेटबैक डिस्टेंस हो गया। देन फ्रंटेज। फ्रंटेज मतलब कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो जो भी आपके फ्रंट साइड पे रोड अवेलेबल होगा नियरेस्ट में, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी उसके बेसिस पे फ्रंटेज डिसाइड होगा कि आपको बिल्डिंग के फ्रंट साइड में कितना, बिल्डिंग लाइन के अलावा, है ना, बिल्डिंग लाइन के बियॉन्ड तो आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। बिल्डिंग लाइन के अंदर जो आपका प्लॉट आ रहा है उधर भी आपको कितना फ्रंट स्पेस छोड़ना है वो आता है फ्रंटेज में, ठीक है। ये होता है फर्दर आपके, जैसे आपके स्ट्रक्चर में आप अपने प्लॉट में ही फ्रंट में स्पेस छोड़ रहे हो तो पार्किंग के लिए यूज़ हो सकता है बाद में, या फिर आप बाद में चाहो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। देन हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इन डेफिनेशंस के बाद एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो रोड अवेलेबल है, जो भी स्ट्रीट अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग भी क्या कर रही है, जो भी हमारा रोड अवेलेबल होगा उसकी विड्थ पे ही डिपेंड कर रहा है, उसकी विड्थ से उसकी हाइट डिसाइड होगी, है ना। तो हाइट यदि फिक्स हो जाती है तो नंबर ऑफ़ फ्लोर्स भी हो जाते हैं फिक्स फिर, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं ऐसा होता है जोन्स में डिवाइड किया, तो कहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं और कहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये बायलॉज में ही दिया गया है, ठीक है। देन हाई राइज बिल्डिंग का यदि बोले तो हाई राइज बिल्डिंग किसको बोलेंगे, जिसकी हाइट 24 मीटर या उससे ज़्यादा होगी, है ना, तो उसे बोला जाएगा हाई राइज बिल्डिंग। अब ये हाइट कहाँ से मेज़र होगी, ग्राउंड लेवल से मेज़र होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा हाई राइज या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। देन आता है ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट में जो भी बायलॉज में जो टर्म्स यूज़ हुई थी वो भी हम देखेंगे। ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हमें कितना स्पेस छोड़ना है सराउंडिंग में, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, फ्रंटेज है, देन सेटबैक डिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे हम पहले देखें कि कितना, किस टाइप की बिल्डिंग है और उसके लिए कितना हमें स्पेस छोड़ना है। तो नीचे टेबल में देखें, है ना, टाइप ऑफ बिल्डिंग, प्लॉट साइज एंड फ्रंटेज। यदि आपकी डिटैच्ड बिल्डिंग है ना, तो आपको यदि प्लॉट साइज 250 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आपको 12 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना है, ठीक है। सेमी डिटैच्ड है और एरिया उसका कितना है 125 से 250 मीटर स्क्वायर, तो आपको 8 to 12 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना है। रॉ टाइप बिल्डिंग है ना, मतलब रो हाउसिंग जो होती है वो है और उसका प्लॉट एरिया 50 to 125, तो हमें 4.5 to 8 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना है। अब ये तीनों टाइप की बिल्डिंग क्या होती है, डिटैच, सेमी डिटैच और रॉ हाउसिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उनके डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस जो कि स्ट्रक्चर में यूज़ होती है उन सबका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो सारी टर्म्स हम उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट। तो फ्रंट में कितना छोड़ना है, साइड और रियर में कितना ओपन स्पेस छोड़ना है, ये यहाँ पे बायलॉज ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्लॉट साइज हम ये डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू जो हमारी विड्थ ऑफ रोड है, फ्रंट में जो विड्थ ऑफ रोड है या स्ट्रीट की विड्थ है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करना है, ठीक है, फ्रंट स्पेस। तो टेबल में आप देखिए यदि 7.5 तक का जो है स्ट्रीट का विड्थ है, मतलब 2 लेन है,
तो हमें 1.5 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना है। फिर ऐसे ही आगे लीमीटर 3 मीटर, 4.5 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है, इस टाइप का फ्रंटेज हमें छोड़ना है। फिर यदि साइड या रियर ओपन स्पेस है, साइड या रियर ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे 10 मीटर हाइट है तो हमें लेफ्ट अराउंड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के तीनों साइड पे कितना है, फ्रंटेज तो हमने पहले ही देख लिया कि फ्रंट में कितना ओपन स्पेस छोड़ना है। अब बचे 3 साइड, तो तीनों साइड में क्या होगा, 3-3 मीटर छोड़ना है। यदि 15 मीटर बिल्डिंग की हाइट है तो 5 मीटर का स्पेस आपको तीनों साइड पे छोड़ना है। 18 मीटर है तो 6 मीटर का छोड़ना है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ है। देन फर्दर यदि हम देखें तो इंटीरियर ओपन स्पेस, इंटीरियर मतलब आपका प्लॉट है, प्लॉट में आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, मतलब ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट्स में आपने फ्रंट स्पेस छोड़ दिया, साइड में छोड़ दिया, रियर में छोड़ दिया, हो गया सब। अब आपको मिल गया है कि कितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहाँ कहाँ ओपन स्पेसेस छोड़ने हैं, मतलब बफर एरियाज बोल सकते हो उसको, है ना, वो भी बोल सकते हैं। जैसे आप वरांदा बनाते हो, कोर्टयार्ड बनाते हो, ठीक है, गैलरीज वगैरह निकालते हो ना, तो वो एक तरह से ओपन स्पेस ही हो गया ना, जिसके ऊपर रूफ नहीं है ना। तो जैसे इनर कोर्टयार्ड यदि हम बोले तो मिनिमम 3 मीटर का वेंटिलेशन या शाफ्ट हमें कितना प्रोवाइड करना है, फिर आउटर कोर्टयार्ड कितना रखना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से हम इनर आउटर कोर्टयार्ड या फिर वेंटिलेशन की शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट रूम्स क्या क्या रखने हैं, ठीक है, ये भी बायलॉज ने हमें प्रोवाइड कर दिया है कि इससे कम आपको प्रोवाइड नहीं करना है। हाँ, यदि आपके पास प्लॉट का साइज़ ज़्यादा अवेलेबल है तो आप इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, बट इससे कम आपको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये टेबल पूरी आप इसका लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF कलेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो हमारा बायलॉज है, बायलॉज में जितने भी नॉर्म यूज़ हो रहे हैं उसमें से सबसे पहला नॉर्म्स था फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी बिल्डिंग है, उसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ फ्लोर्स ने जितना टोटल एरिया कवर किया होगा, है ना, मतलब एक फ्लोर का एरिया कितना है, फॉर एग्जांपल एक फ्लोर का एरिया आपका 500 मीटर स्क्वायर है और आपने बनाए हैं 3 फ्लोर्स, है ना, तो 3 फ्लोर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तीनों फ्लोर आपके 500 स्क्वायर मीटर के हैं, तो 500 इंटू 3, है ना, 1500 स्क्वायर मीटर आपका टोटल फ्लोर एरिया हो गया, है ना, सभी फ्लोर का मिला के डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है। टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्लोर एरिया रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फ्लोर एरिया और प्लॉट एरिया में क्या है ना, तो फ्लोर एरिया मतलब जो आपने प्लिंथ एरिया, है ना, मतलब ओपन स्पेसेस छोड़ने के बाद आपको जो कंस्ट्रक्शन का एरिया मिल रहा है जिसमें कि आपने अपना फ्लोर बनाया है, वो फ्लोर एरिया है, ठीक है। एंड ओपन स्पेसेस को मिला के आपका टोटल प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्लोर एरिया हमें क्यों कंसिडर करना है ना, क्यों लेना है अकाउंट में, तो पहला तो ऑक्यूपेंसी क्लास पे डिपेंड करेगा, वो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करेगा, फिर जो फ्रंट में जो स्ट्रीट है उसकी विड्थ और ट्रैफिक लोड पे डिपेंड करेगा, फिर जो लोकेशन है जहाँ पे भी प्लॉट अवेलेबल है उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, पार्किंग की फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा, फिर लोकल जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ है फायर फाइटिंग उस पर डिपेंड करेगा, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की फैसिलिटी उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो, तो इसकी भी एक टेबल बायलॉज ने प्रोवाइड की है ना, वो भी हम देखेंगे। तो कुछ वैल्यूज़ जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो वैल्यू होती है फ्लोर एरिया रेशियो की, वो 1 से 2 के बीच में लाई करती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों बोला है, तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आता है स्ट्रक्चर में, है ना, एक होता है ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन का भी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाइट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो से बिल्डिंग की हाइट को भी रिस्ट्रिक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, हमारे पास प्लॉट एरिया अवेलेबल है 15 मीटर बाय 20 मीटर का, मीन्स 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अवेलेबल है। फ्लोर एरिया रेशियो हमारे पास है 2, हमने बोला रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या रेंज है 1 to 2, तो हमने 2 ले लिया, है ना, अपर रेंज लिया। देन ग्राउंड कवर कितना कर रहे हैं हम, आफ्टर सेटबैक्स, मतलब चारों साइड पे ओपन स्पेस छोड़ने के बाद कितना बचता है हमारे पास, 150 मीटर स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कवरेज हो गया, मतलब जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं।
तो टोटल हमारा बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, है ना, टोटल हमारा बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, तो फ्लोर एरिया इनटू प्लॉट एरिया यदि हम कर देते तो 600 स्क्वायर मीटर आ गया, है ना, टोटल बिल्टअप एरिया। देन टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो टोटल जो बिल्टअप एरिया होगा उसको यदि हम ग्राउंड कवरेज से डिवाइड करेंगे तो 4 फ्लोर आ जाएंगे। ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग। ग्राउंड कवरेज क्या था कि जितना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का एरिया अवेलेबल है, चाहे वो सिर्फ आप ग्राउंड पे कर रहे हो, चाहे आप उसको नंबर ऑफ फ्लोर में डिवाइड कर रहे हो। अब जब हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू बायलॉज हमारे पास सिर्फ 150 स्क्वायर मीटर बच रहा है, 300 स्क्वायर मीटर में से सिर्फ हम 150 स्क्वायर मीटर पे कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास बिल्टअप कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो से हमारे पास जो बिल्टअप एरिया आ रहा है वो आ रहा है 600 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स हम 600 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं, बट हमारे पास अवेलेबल प्लॉट है 300 स्क्वायर मीटर। ओपन स्पेस निकालने के बाद हमारे पास कितना बचता है, 150 स्क्वायर मीटर ही बचता है। तो फिर क्या करेंगे, हम फ्लोर्स में बनाएंगे फिर उसको, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ऐसे करके जब हमने निकाला कि टोटल यदि हमारा बिल्टअप 600 है तो हमारे पास जो कवरेज है उसके हिसाब से कितने फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे, तो हमें 4 फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे, मतलब 4 स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो हम जो है अपने फ्लोर एरिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्लोर एरिया के साथ कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं, और टर्म आती है जैसे कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, देन कारपेट एरिया क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है आपका, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें वॉल्स बनी होती है, इनर और आउटर वॉल्स होती है ना। तो जो भी इनर वॉल्स होती है उनका जो आपका टोटल एरिया है, मतलब प्लिंथ एरिया बोल लो, जिसपे कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, जो हमारा कवरेज एरिया भी हमने एग्जाम्पल में देखा ना, वो कवरेज एरिया था। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, इनर वॉल का आप माइनस कर दोगे थिकनेस, आउटर वॉल का थिकनेस भी उसमें प्लस नहीं करना है। इट मीन्स जो आपका जैसे कि रूम है, तो जो बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पे आप कारपेट, जितने एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो वो आपका कारपेट एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि आप कारपेट वॉल की थिकनेस में तो कारपेट जाएगा नहीं ना, वॉल से वॉल के अंदर ही कारपेट बिछेगा, है ना। रूम का जितना भी खाली स्पेस है वॉल के अंदर अंदर में, उतने में हम कारपेट बिछा सकते हैं, तो वो हमारा कारपेट एरिया हो गया। ठीक है, फिर बिल्टअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया, है ना, सेम, दोनों को डेफिनेशन क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया का। तो क्या होता है ना, कारपेट एरिया में यदि आप सभी वॉल्स की थिकनेस को प्लस कर दोगे, प्लस यदि आपने बालकनी छोड़ के रखी है या फिर जो आपने बरामदा या ओपन स्पेस छोड़ के रखा है उसको भी हम प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा प्लिंथ एरिया। ठीक है, फिर सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब उसमें आपने लॉबीज़, लिफ्ट, शाफ्ट और जो भी स्टेयरकेसेस छोड़ के रखी है, इनको यदि हम उसमें प्लस कर दें तो वो हो जाएगा हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, इट मीन्स यदि हम सिर्फ बिल्टअप एरिया की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट नहीं होंगी। देन लाइटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू बायलॉज प्रोविजन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें ओपनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स भी हमें कब मिलेंगे, जब हम उनको एंटर होने देंगे हमारे स्ट्रक्चर में। कैसे एंटर होंगे, तो डोर, विंडोज़ या वेंटिलेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे, शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी के थ्रू आएंगे। तो सबसे पहले यदि हमारे पास ड्राई क्लाइमेट है, जो हमारा वेदर है वहाँ पे ड्राई वेदर है, ड्राई क्लाइमेट अवेलेबल है, तो जो भी फ्लोर एरिया है, टोटल फ्लोर एरिया उसका 1/10 आपको प्रोवाइड करना है, इसके लिए ओपनिंग। ठीक है, लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए। फिर यदि हॉट क्लाइमेट है, वेट हॉट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 1/6 प्रोवाइड करना है टोटल फ्लोर एरिया का। फिर इंटरमीडिएट टाइप का क्लाइमेट है, तो टोटल फ्लोर एरिया का 1/8 एरिया आपको किसके लिए रखना है, ओपनिंग्स, है ना, वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए। फिर यदि आपका जो कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहाँ पे 1/12 हमें रखना है फ्लोर एरिया का। ठीक है, और सिर्फ ऐसा रेसिडेंशियल और टाइप ऑफ बिल्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितना ओपन स्पेस छोड़ना है, बट मेन जो है कॉमन चीज़ें जो है वो ये हैं, है ना, इन्हें तो हमें देखना ही है, फिर आप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे जाओगे कि किस टाइप के स्ट्रक्चर में कितना छोड़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे जो बायलॉज की कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू बोल सकते हैं हम इसको, कि हमने थोड़ा ओवरव्यू ले चुके हैं, कुछ डेफिनेशंस भी देख ली, है ना, उसमें से एक नॉर्म फ्लोर एरिया रेशियो भी हमने डिस्कस किया, उसका एग्जाम्पल भी देखा। और रिमेनिंग जो 7 नॉर्म्स हैं बिल्डिंग बायलॉज के, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुल आपको आज का जो वीडियो है ना, इसमें बायलॉज के से थोड़ा सा क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि बिल्डिंग बायलॉज होता क्या है।
ठीक है। कौन से कोड यूज़ होते हैं वो भी हम आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। देन यदि आपको ये पीपीटी चाहिए हो, ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लिया ठीक है, नहीं है तो हम इसका टेलीग्राम चैनल से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।